तो चलिए जहां तक पहुंचा दिया उसके आगे बढ़ेंगे। 12th का रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग कर रहे थे और लगभग 4 स्टेप कंप्लीट करके हम लोग आ गए थे कल 5वें लेवल पे, जिसमें हम एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स में भी हमने 10 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। सबसे लेटेस्ट सीट मुझे ये दिखाई दे रही है, पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन दे दूं, ये लीजिए। तो 10th क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया था, और यहाँ कहीं पर ये लीजिए 10th क्वेश्चन का आंसर हमने डिस्कस कर लिया था। ये एक नॉट ऑन टू फंक्शन था। तो अब इसके आगे बढ़ रहे हैं। देखिए 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, इसके आगे जो भी क्वेश्चन होगा उससे स्टार्ट करेंगे। 10 क्वेश्चन मैंने करा दिया, 11, 12, 13 आप प्रैक्टिस करेंगे, 14 भी आप प्रैक्टिस करेंगे, 15 मेरा अगला निशान लगा हुआ। 15 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे आज हम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। और एक बार मैं स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है, आप उसे पढ़ लें, फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन एक बार पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यान से सुने। 15th क्वेश्चन है, यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन की बात चल रही है। लेट n बी द फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, डिफाइन अ रिलेशन r इन z एज फॉलोज। n एक फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है और r एक रिलेशन है जो z यानी इंटीजर्स पे डिफाइन किया है आपने। और कैसे डिफाइन किया है? इस तरह डिफाइन किया है कि जब आप a r b बोलते हैं, यानी a और b को कनेक्टेड बोलते हैं, तो a माइनस बी n से डिवाइड हो जाता है। आपको शो करना है कि ये रिलेशन इक्वल। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में n एक फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है। पहले तो ये रीड कर लीजिएगा कि पॉजिटिव इंटीजर लेना है, और आपको ये रिलेशन इंटीजर्स पे डिफाइन करना है। और दो इंटीजर कनेक्टेड तब हैं जब उनका डिफरेंस n से डिवाइड हो जाए। आपको प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है ना। तो कैसे प्रूव करेंगे? देखिए यहाँ पर मैं एक बार स्टेटमेंट दे देता हूँ कि a और b को कनेक्टेड तब बोला गया है जब a आर b इफ a माइनस b इज डिविजिबल बाय n और n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये वो कंडीशंस हैं जिसको शॉर्ट में मैंने यहाँ पर लिख दिया है आप लोगों के लिए। अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, थोड़ा ठीक से लिख दूं। इंटीजर, ये लीजिए। तो a आर b इफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n, तो a को b से कनेक्ट माना जाएगा, और आपको n एक पॉजिटिव इंटीजर है ऐसा बताया हुआ। आपको प्रूफ करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। तो सिंपल ही समझिए, ये रिलेशन आपने डिफाइन किस सेट के ऊपर किया ये भी आप नजर देख लीजिए। यहाँ पर डिफाइन अ रिलेशन ऑन इंटीजर्स, z पे लिखा है ना, इंटीजर पे, तो z इंटीजर का सेट है। तीन बातें कैसे करेंगे आप देखिए। सबसे पहली बात रिफ्लेक्सिविटी की हम करेंगे। हम सीधे स्टेटमेंट देंगे। हम क्या बोलेंगे? वी नो दैट a minus a is equal to 0 is divisible by n implies that a is related to a, hence relation is reflexive। आप जानते हैं कि 0 सभी नंबर से डिविजिबल है ना। तो इसीलिए आप कह सकते हैं, एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 0 बस 0 से डिविजिबल, एक बात ये भी समझे। लेकिन 0 की चिंता मत करिएगा। क्यों? क्योंकि जब राइटर ने n को डिफाइन किया तो बड़ी समझदारी से बोला n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अगर ऐसा नहीं बोलता तो ये क्वेश्चन मीनिंगलेस हो जाता, क्योंकि फिर हमको एक n की ऐसी वैल्यू मिल जाती जिस पर हम इसको जस्टिफाई नहीं कर पाते। लेकिन 0 को इसने एक्सक्लूड कर दिया, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर बोल के 0 को एक्सक्लूड कर दिया। अब हमारे पास 0 नहीं है, और बाकी किसी भी इंटीजर के लिए 0 इज डिविजिबल बाय n, यानी a से कनेक्टेड है, और जो a कनेक्टेड है वो कौन है? फॉर एवरी a बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी इंटीजर्स में कोई भी a उठा लो आप, ये रूल फॉलो हो। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरी बात करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी तो ये प्रूफ हो गई। अगली बात सिमेट्री की करते हैं। तो सिंपल समझिएगा, a माइनस b इज डिविजिबल बाय n implies that b माइनस a is also divisible by n। आप ये जानते हैं कि अगर 6 3 से डिवाइड हम कहते हैं तो -6 को भी 3 से डिवाइड बोलते हैं भाई, -2 टाइम्स। तो इंटीजर चाहे पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, इससे डिविजिबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इंप्लाई करता है कि अगर a आर बी, सो a आर बी इंप्लाइज b आर, यानी अगर a b से कनेक्टेड है तो b भी a से कनेक्टेड होगा, क्योंकि अगर a माइनस b हम n से डिविजिबल मानते हैं तो b माइनस a को भी मानते, ठीक है ना। तो ये आपका सिमेट्री की बात हो गई। और तीसरी अंतिम बात हम ट्रांजिटिविटी की करते हैं, उसकी बात भी कर लेते हैं फटाफट। मान लीजिए a b से कनेक्टेड है और b c से कनेक्टेड है, फॉर एवरी a b c बिलोंग्स टू इंटीजर। माना ऐसा है, आपको पता है कि ट्रांजिटिविटी के लिए दो कंडीशन हम मानते हैं और तीसरी डिफरेंस। अब ये बात इंप्लाइज करती है भैया कि a माइनस बी एंड b माइनस सी बोथ डिविजिबल बाय n, ऐसा लिख सकता हूं मैं। और अगर वाकई दोनों n से डिविजिबल है ना, तो मैं a माइनस बी को लेमडा n और b माइनस सी को म्यू n लिखना चाहूंगा। लेमडा और म्यू के टर्म में इनको लिख लेता हूं। और अगर मैं इस इक्वेशन 1 को 2 से ऐड कर दूंगा ना, आप समझ गए होंगे मैं क्या करना चाहता हूं। तो b कट जाएगा और ये आ जाएगा a माइनस सी बराबर लेमडा प्लस म्यू n। तो ये स्टेटमेंट बताता है कि a माइनस सी को अगर डायरेक्ट भी आपने n से डिवाइड करने की कोशिश करी होती तो भी ये डिवाइड हो जाए। नितेश भाई ये 40 मिनट का क्लास लेंगे बेटे, बस 40 मिनट लेंगे। वैसे आज लेट हो गए, 7:30 से 8:15 8:20 तक खत्म करने का टारगेट रहता है, लेकिन आज पता नहीं कैमरा काम नहीं कर रहा था प्रॉपरली तो थोड़ा देर हो गई। लेकिन 40 मिनट मिनिमम फिर भी लेंगे, ठीक है ना। चलिए
तो a माइनस सी बराबर लेमडा प्लस म्यू एन आ गया, यानी a माइनस सी जो है वो भी n से डिविजिबल है, क्योंकि लेमडा और म्यू क्योंकि दोनों इंटीजर हैं तो उनका सम भी, तो हेंस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, यानी ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन भैया तीनों चीजें हो गया, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। और अब अगर ये तीनों है सो आर इज रिफ्लेक्स, आर इज इक्विवेलेंस, माफ कीजिए, सो आर इज इक्विवेलेंस। ये सब्जेक्टिव टाइप के चैप्टर्स हैं। अभी जब आगे चल के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऐसे चैप्टर आएंगे और 11th के बाइनोमियल थ्योरम, तो वहां से प्योर मैथमेटिक्स शुरू होता है। इन चैप्टर्स में रिलेशन फंक्शन में थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर दिखाई देता है चैप्टर का ना, कि थ्योरी में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाले चैप्टर हैं, बट ठीक है, इनका भी अपना क्रेडिट है भाई, इनको भी पढ़ना पड़ेगा। तो आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे आज। 15th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इक्विवेलेंस प्रूफ करना तो हो गया, आगे बढ़िए। 16 आप खुद करिएगा। कोई क्वेश्चन जिसमें मैं टिक नहीं कर रहा हूं, अगर वो नहीं बनता है तो बस आपको वीडियो खत्म होने के बाद आप एक कमेंट डाल दें, जब अगली क्लास शेड्यूल होगी तो उसमें उस क्वेश्चन को हम तो पूछ भी सकता है कोई बच्चा, अगर पूछना चाहे तो पूछना भी परमिसिव, ठीक है ना। चलिए 15 हो गया, 16 छोड़ दे, 17 में आइए। 16 आप ट्राई करिएगा, सिंपल क्वेश्चन था इसलिए हटा दिया। 17 में आइए, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन, ठीक है। और दो एलिमेंट एक्स और वाई को रिलेटेड कब माना है, इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। एक्स और वाई को रिलेटेड तब माना है जब दोनों इंटीजर हो, दोनों नेचुरल नंबर हो, माफ कीजिएगा, और उनका सम 41 हो, 2x प्लस वाई 41, उनका सम 41 ना हो, पहले का डबल दूसरे से जब जुड़े तो 41 आए। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर, ऑल्सो वेरीफाई वेदर आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। सीधे सवाल उठा के ले जाते हैं। आर एक रिलेशन है जिसको नेचुरल नंबर्स पे डिफाइन किया गया है, इसका मतलब डोमेन को डोमेन दोनों नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। और आपको बोला है कि दो एलिमेंट एक्स वाई की कनेक्टिविटी तब वैलिड होगी जब 2x प्लस वाई जोड़ के 41 आ जाएगा। इन सब बातों को मानते हुए डोमेन बताइए, रेंज बताइए रिलेशन का, और वेरीफाई कीजिए कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव फीचर्स में से किन किन को फॉलो। मैं ले जा रहा हूं सवाल को पन्ने पे। 2x प्लस वाई 41, आइए 2x प्लस वाई 41 है। 17th पेन का कलर चेंज कर देते हैं ताकि डिस्टिंग्विश हो पाए सवाल आराम से। 2x प्लस वाई इक्वल टू 41 दिया है, x और y दोनों नेचुरल नंबर हैं, रिलेशन को नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइन चेक करना है। इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है, को डोमेन नहीं रेंज बोला है शायद, डोमेन और रेंज पूछा है, और साथ में बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से कुछ है या नहीं। तो चलिए एक एक बार फटाफट इसको देख लेते हैं। 2x प्लस वाई 41 है, तो सबसे पहले देखिए, अगर आप x की जगह 1 लगाएंगे तो y की वैल्यू हमको पता लग जाएगी। मैं काम करता हूं, पहले इस रिलेशन से सारे ना पॉसिबल पेयर निकाल, y का वैल्यू आ जाएगा 41 माइनस 2x। अब आप x की जगह देखिए 1 लगाएंगे, पहले मैं डोमेन निकाल लेता हूं। डोमेन में x की जगह क्या क्या नेचुरल नंबर आप रख सकते हैं उस पर बात होगी, ठीक है। आप 1 रख सकते हैं भैया, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, रखते चले जाइए, 20 तक सब रख सकते हैं। 21 मत रखिएगा क्योंकि 21 टू जो 42 और फिर y नेगेटिव हो जाए। अब क्योंकि नेचुरल से नेचुरल डिफाई हुआ भैया, तो दो बातें, आप x की जगह नेगेटिव ना रखें और ना नेगेटिव आने की उम्मीद करें, तो बस यहीं पर ब्रैकेट बंद कर देते हैं। समझ गए यहाँ तक। डोमेन आ गया आपका 1 से 20 तक, 21 अलाउड नहीं है। रेंज की बात कर लेते, हर एक एलिमेंट के लिए रेंज का एक निकालते हैं। जब एक 1 रखेंगे आप इसमें तो ये 39 आएगा, 2 रखेंगे तो 37 आएगा, और ऐसे ही रखते रखते 3 रखेंगे तो 35 ही आना चाहिए, फिर सिमेट्री से आ रहे हैं, और लास्ट में 20 रखेंगे तो 1, ये आपका रेंज। तो रेंज में ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 9 39 तक, और डोमेन में 1 से 20 तक के नंबर, डोमेन और रेंज आ गए। अब बात करते हैं कि ये रिलेशन क्या क्या फीचर रखते, क्योंकि दो सवाल पूछे थे। पहला बोला था इस नियम के आधार पर डोमेन और रेंज बताइए, और फिर कहा था वेरीफाई कीजिए कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, चेकिंग ऑफ रिफ्लेक्सिव, चेकिंग ऑफ रिफ्लेक्सिव। आपको पता है कि रिफ्लेक्सिविटी होने के लिए हर एलिमेंट को अपने आप से कनेक्ट होकर दिखाना पड़ता है। वैसे ही आप समझ जाइए नहीं है रिफ्लेक्सिविटी, क्योंकि डोमेन में केवल 20 एलिमेंट है, और किसका कनेक्शन किससे है, यूसी है। 1 का 39 से, 2 का 37 से, 3 का 35 से, 20 का 1 है ना। जबकि रूल ये होता है रिफ्लेक्सिविटी के लिए कि हर एलिमेंट को 1 से 20 तक सबको अपने आप से कनेक्ट होकर। तो बस एक गलत एग्जाम्पल दे दीजिए, आप सीधे सीधे बोल दीजिए 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 41। और अगर बहुत दिल करे तो एक और दे दीजिए कि 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 41। तो आप बता देंगे कि सर ना 1 रूल फॉलो कर रहा है ना 2 कर रहा है, जबकि रूल ये होता है कि डोमेन के हर मेंबर को रूल फॉलो कर, ना 1 फॉलो कर रहा है ना 2 फॉलो कर रहा है। तो एक्स वाई की जगह अगर सेम एलिमेंट रखने पर 41 नहीं आ रहा है, और ऐसे डोमेन में कई मेंबर है, कई क्या अगर एक भी होता तो रिफ्लेक्सिविटी फेल हो जाती। यहाँ तो ढेर लगा, तो नॉट रिफ्लेक्सिव लिख देता हूँ। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है रिलेशन, सिमेट्रिक की बात है, ठीक है ना। नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की बात करते हैं, चेकिंग ऑफ सिमेट्री, चेकिंग ऑफ सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या है, देखिए सिमेट्री की चेकिंग कैसे करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी की चेकिंग तो ऐसे करते हैं। सिमेट्री में हम क्या करेंगे, सिमेट्री की चेकिंग एक एलिमेंट के बेस पे दूसरे को चेक करके होती है। तो शुरुआत लेट से करते हैं, लेट ए इज रिलेटेड टू बी, माना ए आर बी कोई पेयर है जो इस
रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा। अब अगर ऐसा है भैया तो a+2b जोड़ के 41 आना चाहिए भाई, क्योंकि a और b ने प्रॉमिस किया था कि अगर हम डोमेन में और कोडोमेन में हैं तो 2x + y बराबर 41 रूल को फॉलो करेंगे। उसी पेयर को रिलेशन ने कहा था मौका। रिलेशन को डिफाइन करते वक्त ये बोला गया था कि 2x + y अगर 41 होता है तभी x को y से कनेक्टेड माना जाएगा। तो अगर कोई a r b कहता है कि मैं रिलेटेड हूं, a b से रिलेटेड है, तो a+2b 41 होना चाहिए। अब a+2b 41 अगर है तो क्या ये बात इंप्लाई कर पाती है कि b+2a बराबर भी 41 होगा? तो ऑफ कोर्स ये नहीं कर। अगर a b से कनेक्टेड है तो a+2b 41 होगा, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि b+2a भी 41 होगा। सो b इज नॉट रिलेटेड टू a इंप्लाइज दैट b इज नॉट रिलेटेड टू a। और अगर बी ए से, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बल्कि मैं ऐसा लिखना सिखा देता हूं आपको कि लेट ए आर बी इंप्लाइज दैट a+2b 41 डजंट इंप्लाई b+2a 41। लेकिन अगर b+2a 41 हो जाता तो ये इंप्लाई कर पाता कि b रिलेटेड। लिखा ऐसे जाए, कई बच्चे यहां भी इंप्लाई काट देते, यहां भी काट देते। इधर काटना मत, इधर इसलिए मत काटना क्योंकि ये वाला इसके बराबर, ये चीज इसको इंप्लाई नहीं कर रही, इसलिए यहां पर कटेगा। लेकिन अगर ये सच होता तो फिर ये भी सच हो, इसलिए अगली लाइन में इंप्लाइज। लेकिन क्योंकि पहली लाइन और लास्ट लाइन के बीच में एक डजंट इंप्लाई आ गया, तो फाइनल स्टेटमेंट जब आप दोगे तो आप बोलोगे ए आर बी डज नॉट इंप्लाई, हेंस नॉट सिमेट्रिक। एक छोटा एग्जांपल से भी समझा देता हूं। जैसे 1 को रिलेटेड माना जाएगा किससे बताइए, 2x + y था ना, 1 को रिलेटेड माना जाएगा 39 से। क्यों माना जाएगा भाई? इंप्लाइज दैट 2 × 1 नहीं, a+2 भी था कि 2x + y था। यार ये मैं उल्टा लिख रहा हूँ, एक बार मुझे सुधारने दीजिए, गलती कर दी मैंने यहाँ पर जल्दीबाजी में a+2 भी लिख दिया। थोड़ा सा ही सुधार करना, मैं कर ले रहा हूँ। 2a + b बराबर 41 लिख, वो a का डबल कर रहे थे और b का डबल नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। और दूसरी लाइन में मुझे लिखना चाहिए था 2b + = 42, ठीक है ना, ये बन गया। बस इतना ही सुधार करना था। अब देखिए 1r39 होगा क्योंकि 2 × 1 + 39 बराबर 41 होता। लेकिन क्या 2 × 1 + 39 41 होता है? तो क्या आप ये भी लिख सकते हैं कि 2 × 39 + 1 बराबर भी 41 होता है? तो ऑफ कोर्स 1 का डबल करके 39 जोड़ने पर 41 आता है, लेकिन 39 का डबल करके 1 जोड़ने पर 41 नहीं आता। इसका क्या मतलब हो गया सीधे सीधे कि 1 अगर रिलेटेड है 39 से तो ये इंप्लाई नहीं कर पाता है कि 39 भी रिलेटेड है 1 से। तो 1r39 implies that this is 41। this does not imply कि ये भी 41 होगा। और अगर ये इंप्लाई हो जाता तो ये इंप्लाई कर देता कि 39 रिलेटेड है 1 से। लेकिन क्योंकि बीच में ये कनेक्शन कट गया है तो सिद्ध होता है कि ये नहीं। तो एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जनरल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। लास्ट चेकिंग और करते हैं, चेकिंग ऑफ ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिविटी की चेकिंग कैसे होगी? देखिए 2 एलिमेंट आपको दिए होंगे, लेट a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू c। अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब 2 × a + b भी 41 होगा और 2b + c बराबर भी 41 और ये बात क्लियर आप समझ सकते हैं कि इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि 2a + c बराबर 41। और अगर ऐसा मतलब इसका निकलता काश कल्पना में, तो मैं कह सकता था कि a रिलेटेड टू c है, बट बीच में कनेक्शन कट गया, इसका मतलब ये दोनों मिलकर इस बात को जस्टिफाई नहीं। इसी को बात को और वजनदार बनाना तो एक एग्जांपल भी दे दे। एक एग्जांपल कैसे दे देंगे? जिसे आप किसी एग्जांपल से समझा पाएंगे तो समझा लीजिएगा, लेकिन ऐसा कोई पेयर मुझे लगता नहीं कि मिलेगा इस केस में, है ना, कोई पेयर मिलेगा नहीं इस केस में। ऐसा इस केस में आपके कनेक्शन क्योंकि इतने टिपिकल हैं कि आप 2 पेयर ढूंढ ही नहीं। मैं एक बार डोमेन के एलिमेंट को लिख करके यहाँ बताता हूँ। डोमेन में तो सारे एलिमेंट है, कोडोमेन में नहीं, कुछ एलिमेंट ऐसे मिल सकते हैं। एक आध कोशिश करता हूँ कोई एक एलिमेंट उठाने की। क्या क्या एलिमेंट है पहले उनके पेयर यहाँ पर लिख दूं, फिर मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल। आप एक का रिलेशन 39 के साथ है, 2 का 37 के साथ है, फिर 3 का 35 के साथ है, 4 का 33 के साथ है। ऐसे ही करते 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 ये हो रहा है कम और ये ज्यादा। जैसे 10 का रिलेशन इसी बीच में किसके साथ हो जाएगा? फिर एक मिनट रुकिए, थोड़ा और लिख लेता हूँ 2-4। 5 का रिलेशन किससे हो जाएगा? 31 से। 6 का हो जाएगा 29 से, 7 का 27 से, 8 का 25 से, 9 का 23 से। थोड़ा और नीचे आम दो, 10 का 21 से। ऐसे ही ये रोस्टर मेथड से ही कर लेते हैं क्योंकि आसान सा है। बस मुझे एक सिमिलर एलिमेंट मिलाना है बस। 12 का हो जाएगा 17 से और 13 का हो जाएगा 15 से। 13 का 15 से हो गया और 14 का हो जाएगा आपका 13 से। एक बार मिला लीजिए, 14 12 से 41 41, यस हो गया। अब देखिए यहाँ पर एलिमेंट मुझे मिल गए हैं। ये है 14 13 और ये है 13 15। तब अगर आप इस सैंपल, अभी मैंने पूरा नहीं बनाया, मैं पूरा ही बना देता हूँ इसको ताकि आप लोग सारे पेयर देख लें। रुकिए एक मिनट, इसको पूरा ही कर दूं। 15 का हो जाएगा 11 के साथ, 16 का रिलेशन हो जाएगा 9 के साथ, 17 का हो जाएगा 7 के साथ, 18
15 का हो जाएगा 5 के साथ, 19 का रिलेशन हो जाएगा 3 के साथ, 19 का 3 के साथ होगा, एक मिनट इसको हटा देता हूँ, 19 का 3 के साथ और 20 का हो जाएगा 1 के साथ। लीजिए पूरे पेयर आपके सामने रख दिए। अब देखिए यहाँ पर हम 13 14 13 देख पा रहे हैं, 13 15 देख पा रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि 14 इज रिलेटेड टू 13 एंड 13 इज रिलेटेड टू 15। बट क्या ये दोनों मिलकर ये साबित कर पा रहे हैं कि 14 रिलेटेड टू 15 है? तो इसके लिए हम चेक करेंगे 14 मल्टीप्लाई 2 प्लस 15 कितना होता है। तो ये क्लियरली 28 प्लस 15 43 होता है। तो डजंट इक्वल टू 41 इंप्लाइज दैट 14 रिलेटेड टू 15 डज नॉट करेक्ट। इसका मतलब ये दोनों मिलकर भी ये बात साबित करते हैं। एग्जांपल से भी समझा सकते हैं भाई, किस चीज को गलत तो एक एग्जांपल से भी किया जा सकता है ना। तो नॉट ट्रांजिटिव, और जनरल लैंग्वेज में ऐसे ही लिख देते कि भाई 2a प्लस b अगर 41 है और 2b प्लस c 41 है, तो क्या 2a प्लस c 41 होगा, ऐसा डायरेक्ट बोल सकते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स ऐसे कई की पेयर होंगे जो ये ऊपर के दोनों रूल फॉलो करेंगे लेकिन इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब a c से कनेक्टेड नहीं है, यहीं सिद्ध हो जाता है कि ट्रांजिटिव नहीं है। बट अगर एक एग्जांपल देके समझाना चाहें तो फिर एग्जांपल भी उठा लीजिएगा। आपके पेयर में एग्जांपल है, पहले मुझे लग रहा था एग्जांपल नहीं है, बट ऐसे बहुत सारे पेयर मुझे अब दिख रहे हैं जो यहाँ पर है, जैसे 18 5 है और यहाँ पर 5 है। अब 18 का रिलेशन 5 से, 5 का 31 है, लेकिन 18 का 31 से किसी भी हालत। तो ऐसे दो पेयर पिक करें और तीसरे को साबित कर दें कि ये एग्री नहीं, तो ये ट्रांस, ठीक है ना। चलिए, तो ये सवाल ऐसे कर सकते हैं। 17th की भी चेकिंग हो गई, हर एंगल से हो गई 17th की चेकिंग। आगे बढ़िए, डोमेन भी निकल गया, रेंज भी निकल गई और चेकिंग भी हो गई। वेदर आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हमने देखा कि कोई फीचर। चलिए 18 19 आप ट्राई करिएगा। 20 क्वेश्चन में आते हैं। 20 क्या देखें, लेट ए इज अ सेट कंटेनिंग ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3, b कंटेन्स ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 और f एक फंक्शन है a से b में और fx का वैल्यू भी यहाँ पर दिया हुआ है। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, जहां पर x को a से उठाया गया और a क्या है, सारे रियल नंबर में से 3 को हटा के जो सेट, समझे, a सेट r-3 है, b सेट r-1 है। मतलब जो सेट a और b डोमेन और कोडोमेन की जगह काम आ रहे हैं, उसमें से एक में 3 नहीं है और एक में 1, ठीक है ना। और जो fx डिफाइन हुआ वो x-2 by x-3 है। x को a से उठाया गया, देन सो दैट f इज बाइजेक्टिव। आपको शो करना है कि f एक बाइजेक्टिव, आपको प्रूव करना है बाइजेक्टिव है। एक बार मैं इस क्वेश्चन को लेके चल रहा हूँ, उस स्क्रीन पे देखें। a और b का वैल्यू पहले यहाँ लिख देता हूँ। a और b कौन है? क्वेश्चन नंबर 20। a कंटेन्स ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3 एंड b कंटेन्स ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ऐसा ही दिया था शायद शुरुआती लाइन में, देखते जाएं। यस, और f एक फंक्शन है जो अब a से b पे डिफाइन है और उस फंक्शन की जो वैल्यू दी है वो सुन लीजिए, fx बराबर दिया है x-2 अपॉन x-2 अपॉन x-3, ये आपका वैल्यू दी, ठीक है ना। आप सुनिए आगे। तो a और b दिए हैं, f एक फंक्शन है a से b में, fx का वैल्यू x-2 बाय x-3 है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, देन सो दैट f इज बाइजेक्टिव। आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो आपको दिया है ये बाइजेक्टिव। कैसे बाइजेक्टिव प्रूव करेंगे? हमको पता है बाइजेक्टिव होने के लिए 1 ऑन टू दोनों फीचर होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा नॉर्मल टेक्निक है उसी को लगाते हैं भाई। fx का वैल्यू x-2 बाय x-3 दिया हुआ है, डोमेन में 3 लगाना क्यों परमिसिबल नहीं किया गया आप देख पा रहे होंगे। ये जो टर्म x-3 है, अगर आप इसमें 3 लगा देते तो ये अनडिफाइंड। तो डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं रखना चाहिए जो फंक्शन को मीनिंगलेस बना दे। यही वजह है कि डोमेन में सारे रियल नंबर को मौका दिया गया एक्सेप्ट 3 और रेंज में कोडोमेन में 1 को मौका नहीं दिया गया। इसके पीछे क्या राज है जानने के लिए फंक्शन को पलटा। तो सबसे पहले मैं fx को y लिख लेता हूँ, y बराबर x-2 अपॉन x-3। तो y की तरफ अगर मैं डिनोमिनेटर को भेज दूं तो ये आ जाएगा y(x-3y) इक्वल टू x-2 और अब x की वैल्यू निकाल लेता हूं y के टर्म्स में, तो ये आ जाएगी 3y-2 अपॉन y-1। गौर करिए मैंने क्या किया होगा, स्टेप मेरे समझ जाइएगा। इस x को इसकी तरफ लाया हूं मैं, 3y को उधर ले गया हूं तो 3y-2 इधर आ गया, फिर x को कॉमन लेके y-1 को डिनोमिनेटर पे ले आया। ये आपका फंक्शन पलट चुका है, x का वैल्यू y के टर्म में और आप देख पा रहे हैं कि इसमें y को 1 लगाना परमिसिबल। और आप जानते हैं y कोडोमेन का एलिमेंट है, इसका मतलब अगर y 1 हो गया कभी तो उसके साथ x को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आप। माने डोमेन में कोई भी ऐसा x नहीं बैठा है जो 1 को इमेज के रूप में देख। फंक्शन को पलटा के हम लोग ये पता करने की कोशिश करते हैं कि कहीं कोडोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं बैठा है जो डोमेन से जुड़ना ही ना चाहे। तो यस, अगर आपने गलती से कोडोमेन में 1 को मौका दे दिया होता तो 1 किसी भी डोमेन के एलिमेंट से जुड़ना नहीं चाहता, क्योंकि जब हम 1 से पूछते कि तू किससे जुड़ेगा, वो कहता मैं इन्फिनिटी से जुड़, और हमारे डोमेन में रियल। इसीलिए बनाने वाले ने, सवाल बनाने वाले क्रिएटर ने पहले ही कोडोमेन से 1 को हटा दिया, डोमेन से 3 को हटा दिया है, ताकि फंक्शन के मीनिंगफुल होने में भी कोई दिक्कत ना आए और ये बात भी खराब ना हो जाए कि कोडोमेन में कोई एलिमेंट बैठा है जो जुड़ नहीं। यहाँ पर एक बात बिल्कुल ध्यान रखें, कोडोमेन में अगर कोई ऐसा एलिमेंट बैठा है जो नहीं जुड़ पा रहा तो इससे फंक्शन की डेफिनेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी फंक्शन फंक्शन कहलाएगा। लेकिन ऐसा करके राइटर उसको ऑन टू बनाने की कोशिश। आप ध्यान से समझें, ये जो पलटा के नया फंक्शन बनता है इसका पर्पज होता है किसी फंक्शन को ऑन टू जस्टिफाई कर। एक बार मेरी बात ध्यान से समझें कि आपका fx इतना दिया था,
इसमें आपने x को 3 इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि आप जानते थे अगर आप x को 3 लगाएंगे तो fx इंफिनिटी आए। इसका अर्थ क्या है कि 3 से अगर हम पूछें तो किसके साथ जुड़ना चाहेगा कोडोमेन, तो अगर भैया कोडोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो मुझसे जुड़े, क्योंकि 3 लगाने पर वैलिड आंसर आ ही नहीं। इसीलिए डोमेन से 3 को हटा दिया गया, क्योंकि अगर 3 को मौका मिलता तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं। एक भी एलिमेंट डोमेन में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज न बने, इसीलिए ये 3 हटाना जरूरी था। कोडोमेन में जो एलिमेंट है उनका नेचर जानने के लिए फंक्शन को पलटाया जाता है। पलटाने का तरीका मैंने आपको बताया कि आप fx का नाम y रख लें, डिनोमिनेटर को यहां भेज के, जैसे अभी आप y को x के टर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं, इस फंक्शन को तब तक पलटाते रहिए जब तक x y के टर्म में प्रेजेंट। तो मैंने फंक्शन को पलटा के x को y के टर्म में लिख दिया। अब जैसा हम इसमें x को चेक कर रहे थे, x को 3 बोलने से मना कर रहे थे, वैसे आप समझिए कि आप फंक्शन पलटने के बाद वही चीज आप y के लिए बोलेंगे। y को 1 बोलने से मना करिए ना, क्योंकि y अगर 1 हो गया, एक मिनट, हाँ, अगर आप इसमें y को 1 रख देंगे तो y को 1 रखने के लिए आप x कहां से लाएंगे? इसका मतलब डोमेन में जिस प्रकार 3 को मौका नहीं दिया जा सकता, कोडोमेन में भी अगर आप 1 को मौका नहीं देंगे तो 1 के अलावा बाकी किसी को कोई दिक्कत। अगर कोडोमेन में बैठे 2, 9, 11, √3, √7, 11/9 कोई भी नंबर y की जगह कुछ भी लगा लो, एवरी y कनेक्ट्स विद इनटू, हर इमेज y के पास एक प्री इमेज x है, किसको छोड़ के? 1 को। तो राइटर ने पहले ही कोडोमेन में से 1 को अलग कर दिया। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया? ऑन टू फंक्शन, क्योंकि बस एक ही ऐसा एलिमेंट था जिस पर मैं इल्जाम लगा सकता था कि भैया तू फालतू यहाँ बैठ के टाइम पास कर रहा है कोडोमेन, लेकिन वो एलिमेंट भी राइटर ने अपनी चालाकी से पहले ही गायब कर दिया। देखिए कोडोमेन से 1 को उड़ा दिया। अब बताइए 1 के अलावा मैं किस पे इल्जाम लगाऊं? एक 1 पे ही मुझे शक था। अगर 1 बैठा होता तो मैं इस फंक्शन को अभी इनटू करवा देता, क्योंकि मैं पूछ लेता फंक्शन से कि 1 किससे जुड़े, और फंक्शन कोई जवाब नहीं दे। लेकिन पहले ही कोडोमेन में 1 को अलाउ न करके इस फंक्शन को ऑन टू बनाने की एक सक्सेसफुल प्लानिंग राइटर ने, तो ये फंक्शन ऑन, ठीक है ना। अब 1 पे आइए। 1 के लिए हमको क्या सिद्ध करना होता है कि दो एलिमेंट की इमेज अगर सेम है तो एलिमेंट भी सेम। तो वैसे ही शुरू करेंगे जैसे हमेशा करते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a सच दैट fx1 बराबर fx। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि x1 x2 डोमेन के दो एलिमेंट और उनकी इमेज सेम है। तो अगर इमेज सेम है भैया तो fx1 को तुम लिख सकते हो x1 - 2 अपॉन x1 - 3, और fx2 को लिख सकते हो x2 - 2 अपॉन x2 - 3। एक x1 में हो जाएगा और एक x2 में डिफाइन हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने दीजिए मुझे थोड़ा। x1 - 2 के साथ चला जाएगा x2 - 3 और x1 - 3 के साथ आ जाएगा x2 - 2। ये मैंने लेफ्ट राइट चेंज कर दिया, ध्यान दें। और अब मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको, x1 x2 - 3x1 - 2x2 + 6, ये लेफ्ट। और ध्यान दीजिएगा राइट पार्ट हो जाएगा x1 x2 - 2x1 - 3x2 + 6 से 6 कट गया, इससे ये कैंसिल हो गया और ये टोटल आ गया आपका x1 बराबर x। और अगर fx1 को fx2 के बराबर करके x1 भी x2 की बराबरी कर ले तो इसका मतलब फंक्शन 1 भी। सो ये फंक्शन 1 भी है, ऑन टू भी है। और आप लोग समझदार हैं, आप जानते हैं कि जो फंक्शन 1 ऑन टू दोनों हो जाता है उसे ही हम बाइजेक्टिव फंक्शन के नाम से, बाइजेक्टिव वही फंक्शन है जो 1 भी है और ऑन टू भी है। सो ये बाइजेक्टिव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन कर दिया। 21 का एक पार्ट बताऊंगा आपको आइडिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, एक पार्ट सुन। 21 क्या है? ए एक सेट है जिसमें -1 से +1 तक सभी एलिमेंट अवेलेबल हैं, वो भी क्लोज्ड इंटरवल में, यानी इनको कॉर्नर को भी मौका मिलेगा। देन डिस्कस वेदर द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड ऑन ए आर 1 ऑन टू और बाई। तो आपको एक फंक्शन दिया जाएगा जिसको डिफाइन किया गया कहां से कहां तक? ए से ए तक। मतलब आपका डोमेन भी -1 से +1 तक के एलिमेंट रखता है, रियल नंबर इंक्लूडिंग बाउंड्रीज, और कोडोमेन में भी सारे अवेलेबल एलिमेंट्स। तो कहता है लेट ए इज -1 to +1, ये वाले क्वेश्चन की बात चल रही है, इसको पढ़ ले पहले ऊपर वाली लाइन को। लेट ए कंटेन्स -1 to +1 देन डिस्कस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड ऑन ए आर 1 ऑन टू एंड बाइजेक्टिव। 4 पार्ट दिए, मैं तीसरे पर आपको समझाऊंगा, बाकी 3 पार्ट आप खुद ट्राई करिएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट है hx बराबर xx। अच्छा मैंने f लिख दिया, माफ कीजिए, इसको मैं h कर, फंक्शन का नाम h रख रहा है राइटर। hx बराबर xx डेफिनेशन दी है, hx बराबर x, ये फंक्शन का डेफिनेशन। h एक फंक्शन है जिसको डिफाइन किया गया है a से a तक, जहां a -1 से +1 के सभी एलिमेंट रियल नंबर्स अपने पास रखता है। आपको hx की वैल्यू xx मॉड कह के दी है, आपको चेक करना है ये 1 है, ऑन टू है, या दोनों गुण रख करके ये या तो ये 1 है या ऑन टू है या फिर बाई में चेक। तो सबसे पहले देखिए hx बराबर xx मॉड दिया। अब क्लियरली अगर hx xx मॉड है तो इसका मतलब कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अगर मैं x की जगह कोई पॉजिटिव नंबर रखता हूं, ध्यान से समझिएगा बात को, hx बराबर xx मॉड, एक प्रकार से ये फंक्शन hx बराबर x² जैसा ही, hx बराबर x² जैसा ही। तो एक बार ग्राफिकली इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ग्राफ हर प्रकार के बनाना मैं सिखा चुका हूँ, एक आइडिया देता हूँ, आप समझिएगा बात को। hx की वैल्यू xx मॉड दी है। अब आपने बोला फॉर x इज ग्रेटर देन 0,
ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से 1 तक, क्योंकि आपका जो डोमेन है वो केवल -1 से +1 तक अलाउ कर रहा है, ठीक है। तो -1 से +1 तक बस अलाउ कर रहा है, तो इसका मतलब आप x की वैल्यू लगा सकते हैं 0 से 1 तक, अगर लगाएंगे तो पॉजिटिव मानी जाएगी, है ना। तो जब आप x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लगाएंगे, 1 भी अलाउड है, तो ये आपका जो hx है ये बन जाएगा x mod x ही बन जाएगा, और ये x स्क्वायर, यानी तब आपका फंक्शन कैसे कहलाएगा जानते हैं, hx बराबर x स्क्वायर। बट दिस इज ट्रू ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, ये केवल पॉजिटिव वैल्यू के लिए ट्रू होगा। आप 0 को भी इंक्लूड करना चाहें तो कर सकते, क्योंकि 0 के लिए भी 0 आ जाए। तो कैसा ग्राफ बनेगा भाई, fx बराबर x स्क्वायर का ग्राफ मैंने समझाया था डिस्कशन करते समय, इस तरीके का पैराबोलिक पार्ट बनता है, बन जाएगा। दूसरा, फॉर दूसरी रेंज के लिए बात करते हैं, क्योंकि हमारे डोमेन में -1 से 0 तक के नंबर भी तो हैं, तो फॉर x बिटवीन -1 to 0। अब नेगेटिव इंटरवल में आपको पता है कि जो मॉड होता है वो एक नेगेटिव लेके बाहर आता है, ताकि आंसर नेगेटिव ना आ पाए। तो hx इस केस में क्या बन जाएगा, x माइनस x ब्रैकेट इट इज माइनस, यहां पर याद रखिएगा ये -x स्क्वायर इसलिए बोला जा रहा है बच्चों, क्योंकि जो मॉड x होता है वो कभी नेगेटिव नहीं। मैं बार बार बताता रहता हूं कि आप जो x लगाने वाले वो खुद एक नेगेटिव, वो एक नेगेटिव नंबर है, आप नेगेटिव नंबर रखने वाले हैं, तो ये मॉड की जिम्मेदारी बनती है कि जब वो x को बाहर भेजे तो एक माइनस देके उसे -x बना के भेजे। क्यों? क्योंकि x ऑलरेडी नेगेटिव, x का नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ मिलके पॉजिटिव, ठीक हो गया। तो अब आपका hx आ गया x बराबर -x स्क्वायर, और अब अगर मैं इस hx बराबर -x स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करूं नेगेटिव x के लिए, क्योंकि पहले ही आपने ये प्रॉमिस किया कि नेगेटिव नंबर पे ये रूल एप्लीकेबल होगा, तो ये ग्राफ बन जाएगा ऐसे, नेगेटिव नंबर के लिए आउटकम नेगेटिव आएगा। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, 1-1 चेक करने का एक तरीका आप लोगों को सिखाया था मैंने बोला था कि किसी फंक्शन को अगर 1-1 चेक करना है तो 1-1 होने वाले फंक्शन में एक पॉइंट पर दो इमेज नहीं, मतलब 2 पॉइंट की सेम इमेज नहीं। तो इसके लिए हमने कंसेप्ट सीखा था हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना। मैं इस ग्राफ में जगह जगह पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं, आप देखिएगा। क्या आप इस ग्राफ में कोई भी एक ऐसा पॉइंट मुझे दिखा सकते हैं जहां पर मेरी ब्लैक लाइन ने इस रेड कर्व को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया हो एक लाइन ने? तो ऐसा नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि ये कर्व कंटिन्यूअसली इंक्रीज, ये कर्व लगातार बढ़ता हुआ है। आप ये गौर करिए कि ये कर्व -इन्फिनिटी से आएगा और 0 को पार करके +इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। इस फंक्शन ने कहीं पर भी मुड़ने, तो जो फंक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग होता है उसके 1-1 को चेक नहीं करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जाए। और दूसरी बात, पॉजिटिव वैल्यू के लिए पॉजिटिव आउटकम दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू के लिए नेगेटिव आउटकम दे रहा है, और 0 के लिए 0। इसका मतलब इसने अपने रेंज को बिल्कुल 3 हिस्सों में बांट दिया। पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव नंबर कनेक्टेड है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, और 0 के साथ 0। तो कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट नहीं। इसका मतलब 2 पॉजिटिव आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और नेगेटिव की वैल्यू पॉजिटिव से कनेक्ट नहीं हो पाएगी। तो ग्राफिकली या अपने तथ्य से आप ये समझा सकते हैं कि ये फंक्शन किसी भी कंडीशन में क्या नहीं हो सकता, मतलब 1-1 पक्का होगा। क्यों नहीं 1-1 पक्का क्यों होगा? क्योंकि इस ब्लैक लाइन के द्वारा इस रेड कर्व को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया जा रहा है कहीं। इसका मतलब एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज। 2 ऐसे एलिमेंट नहीं मिल सकते आपको जिनकी इमेज से, उनके लिए कर्व को कैसा बनना पड़ता है मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई कर्व ऐसा हो, पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, तो ऐसे में कई बार हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर देती। जब हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पॉइंट पे कट करती है तो इसका मतलब 2 ऐसे एक्स हैं जिनका y से, एक x की वैल्यू ये है x1, एक ये है x2, और 2 x1 x2 वैल्यू के लिए y सेम। इस केस में हम कहते हैं कि फंक्शन मैनी बने। सो दिस फंक्शन इज 1-1 क्लियरली, जैसा इसका डेफिनेशन है इस हिसाब से ये फंक्शन 1-1 है। और ऑन टू की बात अगर करें तो ऑन टू में समझें, ऑन टू का मतलब होता है डोमेन के सारे वैल्यू कोडोमेन के सारे वैल्यू को कवर करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस ग्राफ की कंटिन्यूटी से आप समझिए, जब आप इस कर्व में x बराबर 0 लगाएंगे तो 0 पे 0 आएगा। मैं ये पॉइंट लिख भी देता हूँ। ग्राफिकली इस सवाल को समझना बहुत ईजी। 0 लगाने पर 0 आएगा जब आप मैक्सिमम वैल्यू 1 लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है 1 से बाहर आपको जाना नहीं है। तो जब आप 1 लगाएंगे तो 1 पे 1 आएगा, 1 पे 1 का स्क्वायर 1 होता है। और जब आप -1 लगाएंगे x की जगह, इस वाले फंक्शन में देखिए, तो -1 लगाने पर -1, क्योंकि माइनस के टाइम पे आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसको भूलिएगा मत। प्लस के टाइम पे आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस के टाइम पे ये 2 पे जी। खुद देखिए, क्या आपको ये कर्व कहीं पर भी कटा हुआ या खराब सा लग रहा? नहीं, ये कंटिन्यूअस है। इसका कंटिन्यूअस होना इस बात का प्रूफ है, इसकी कंटिन्यूटी इस बात का जस्टिफिकेशन है कि ये डोमेन और कोडोमेन की सभी वैल्यू को कवर। आप यहाँ पर गौर करें कि अगर मैं पूछूं कि क्या y की वैल्यू -1 तक कवर हुई है, तो ये देखिए ये ग्राफ इस जगह तक जाके ये बता रहा है कि हाँ सर, कोई ना कोई ऐसा x है जिसके लिए y की वैल्यू -1 तक पहुंची है। और इसकी कंटिन्यूटी ये बता रही है कि -1 से 0 तक हर चीज
इमेज के रूप में आई। इसके अलावा ये ऊपर वाला पार्ट बता रहा कि 0 से लेकर 1 तक भी हर चीज इमेज के रूप में आई है। तो इसका मतलब डोमेन भी -1 से 1 तक की पूरी वैल्यू को कवर कर रहा है। वो तो करना ही पड़ेगा, डोमेन की तो मजबूरी है। लेकिन जो रेंज बन रही है वो भी -1 से +1 तक पूरी वैल्यू को कवर अप दे रही है। तो ग्राफ की कंटिन्यूटी के बेस पे भी कई बार ऑन2 को समझाया जा सकता है ना। ग्राफ की कंटिन्यूटी के बेस पर भी समझाया जा सकता है कि वो 1 1 ऑन2 है। इसके लिए एक जनरल केस बता देता हूँ आइडिया। कभी अगर आप ग्राफ से चेक करेंगे तो एक और अलग से केस समझा देता हूँ। कुछ बच्चे बीच में आते हैं तो हो सकता है उनको दिक्कत होती हो। फिलहाल सवाल ये था कि एक डोमेन है -1 से +1 तक और यही कोडोमेन भी था। आपको इस फंक्शन को चेक करना था, जो सवाल अभी मैंने बताया। तो मैंने इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया और फिर मैंने बताया कि ये ग्राफ एक कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ग्राफ है। जो ग्राफ कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग या कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग वो 1 1 हो गई, ठीक है ना, ये 1 1 हो गई। और दूसरा, क्योंकि इस ग्राफ में जो y की वैल्यू है वो -1 से +1 तक पूरे रेंज को कवर कर, इसका मतलब कोडोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बैठा है जो कनेक्ट ना हो पाए। इसलिए ये प्रूफ हो गया कि ऑन2 भी होगा। अब ये 1 1 भी है और ऑन2 भी है, तो मैं लिख देता हूं कि ये जो मैंने फंक्शन बताया आपका ये बाइजेक्टिव, ठीक है ना। कौन से फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होंगे ग्राफिकली एक बार बता देता हूं, क्योंकि बच्चे वैसे नॉर्मल मेथड से तो कर लेते हैं fx1 बराबर fx2 करके, मैंने भी कई बार बताई है वो मेथड। ग्राफिकली जजमेंट करने के लिए और क्या क्या आना चाहिए एक बार समझ लो। जैसे मान लो एक ग्राफ बना के समझते हैं। मान लो आपने एक फंक्शन का ग्राफ बना, ठीक है ना। मैं अपने आइडिया से कुछ ग्राफ बना दे रहा हूं आपके लिए। माना ये ग्राफ का एक टुकड़ा ये है और ठीक इसी पॉइंट पर ड्रॉप होके ग्राफ का अगला टुकड़ा ये है। इस पे समझिए, माना कोई ग्राफ, कुछ भी ग्राफ, आप ये मत समझिए कौन सा ग्राफ है, कुछ भी है। किसी फंक्शन का मैंने ग्राफ बना दिया और जो फंक्शन मैंने लिया है मान लीजिए उसका डोमेन था +5 से यहाँ नेगेटिव तरफ -7 तक ले लेता हूँ, ठीक है। मतलब हमसे बोला गया था कि एक फंक्शन है, कोई भी टिपिकल फंक्शन। यहाँ मैं एक टिपिकल केस समझा रहा हूँ, ये ऊपर से इसका कोई लिंक। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ये नया केस बता रहा हूँ और इस पर हाईलाइट कर देता हूँ। ये एक एडिशनल है। तो f एक फंक्शन है जिसको डिफाइन किया जा रहा है एक डोमेन से लेकर एक कोडोमेन तक। डोमेन में वैल्यूज बता देता हूँ, -7 से लेकर 5 तक कवर्ड है। और कोडोमेन जो है उसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। कोडोमेन में इस जगह का नाम मैं रख देता हूँ 8 माइनस, एक बार और लिख देता हूँ, रुकिए, इसको मैं बोल देता हूँ -8 और प्लस साइड में इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को लिख देता हूँ 6, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं -8 से 6 तक की वैल्यू लिख देता हूँ कोडोमेन में। अब जो बात नहीं समझ में आई जिसको, वो देख सकता है। ग्राफ है ये दो रेड पार्ट, बीच में मैंने एक बड़ा जंप लिया है। कई बार ऐसे फंक्शन डिफाइन होते हैं जिसमें जंप होता है, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ फंक्शन तरीके को इस्तेमाल करके जो फंक्शन बनाए जाते हैं ना, जिनमें 3 अलग अलग पार्ट डिफाइन किए जाते हैं कि 1 से 3 तक ये फंक्शन लगेगा, 3 से 4 तक ये लगेगा, 4 से लेकर 5 तक ये लगेगा, उसमें इस तरीके का जंप। तो मान लो कभी ऐसा कोई सवाल आ गया और आपसे कहा कि ग्राफ देख के बस बताओ हमें कि ये 1 1 ऑन 2 है, तो ग्राफ से कैसे जज करोगे वो सुनो। सबसे पहले 1 1 की चेकिंग, आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, जो मैंने बताया था। इस ग्राफ के ऊपर आप बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए। देखिए आप देख पा रहे हैं कि क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है, तो इसीलिए x की किसी भी वैल्यू पर आपको एक से ज्यादा वैल्यू नहीं मिल पा रही है। x की हर वैल्यू पर आपको एक ही वैल्यू मिल पा रही है, एक्सेप्ट ये बाउंड। यहाँ पर आपको 2 वैल्यू मिल पा, यहाँ पर आपको 2। तो इस पे हम एक सर्किल बना देते हैं, यहाँ पर हम एक सर्किल बना देते हैं। इट मींस इस पॉइंट को लीव कर देते हैं, पूरा समझिए 1, और मैं अपने डोमेन से 1 को हट, क्योंकि 1 पॉइंट को रखूंगा तो ये 1 1 नहीं रह पाएगा। -7 से लेकर 5 तक मेरा डोमेन है, एक्सेप्ट 1। समझ रहे बात को। 1 को मैंने हटा दिया। 1 को क्यों हटा दिया? क्योंकि 1 पर एक ही x के लिए 2 y डिफाइन हो जा रहे थे बच्चों। एक ये डिफाइन हो जा रहा था, एक ये, इसको 2 मान लो, इसको -2। अगर 1 को मैं इंक्लूड कर लूं अपने डोमेन में, तो 1 जो है इस फंक्शन को खराब करके रख देगा, वो इसको मैनी 1 बना देगा। अभी मैं आपको 1 1 की सिचुएशन समझा रहा हूं। यहाँ पर वैसे आपने दोनों सीख लिया। अगर मैं 1 को डोमेन से अलग ना करूं तो ये मैनी 1, क्योंकि 1 पर 2 आउटकम दिख रहे हैं आपको। वैसे 1 पर 2 आउटकम दिखने से मैनी 1 साबित नहीं हुआ, ये तो नॉट डिफाइंड फंक्शन हो गया, तो जरूरी था 1 को हटाना। चल हाँ, यहाँ पर मैनी 1 वाली बात नहीं चल रही, यहाँ पर एक्चुअल में अनडिफाइंड वाली कंडीशन आ जाती है अगर मैं 1 को नहीं हटाता। तो डोमेन से 1 को मैंने गायब। अब डोमेन से 1 को गायब कर दिया तो भाई 2 और -2 वाली जो कंट्रोवर्सी थी वो तो खत्म। डोमेन में रखा ही नहीं 1 को, यानी ये फंक्शन 1 से नीचे पूरा डिफाइंड है, ये -7 तक, और 1 से ऊपर डिफाइन है 5 तक। लेकिन 1 पर मैंने इसको लीव करा दिया। मैंने कहा 1 पे इसके बारे में बात हो, क्योंकि 1 पर ये अनडिफाइंड बन रहा था। यही तरीका होता है एक फंक्शन को अनडिफाइंड होने से बचने। अगर 1 को मैं इंक्लूड कर लेता अपने डोमेन में ना, तो मुझे अगली लाइन में लिखना पड़ता फंक्शन इज नॉट, फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट 1 की 2 इमेज बनना मतलब फंक्शन की डेफिनेशन कुर्बान। ठीक, तो मैंने डोमेन से 1 को हटा के भैया इस फंक्शन को बना तो दिया डेफिनेशन के लायक। और बाकी आप कहीं पर भी देखिए, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन डालूं
तो हर लाइन इस रेड कर्व को एक ही जगह पे कट करे। इसका तो ये 1 1 है, इसके एक इनपुट पर एक ही आउट, एक इनपुट पे एक आउटपुट, मतलब जब आप x की जगह -5 लगाएंगे तो y इतना ही आएगा। आप यहाँ पर बात करें y इतना आएगा, यहाँ पर बात करें y इतना, हर किसी x का यूनिक y, हर किसी x का यूनिक। मैं एक बार फिर बताऊंगा कि अगर यही ग्राफ मैंने ऐसे बना दिया होता आधे के बाद ऐसा, तो मेरे बच्चों यहाँ पर एक लाइन खींच के आप मेरे से कह सकते थे कि सर आपका फंक्शन मैन्युअल हो गया। बिल्कुल, तो मैं खुद मान लेता कि 2 ऐसे x हैं जिनका y से तो ये मैन्युअल। तो ग्राफ की डिजाइन भी मैं, यहाँ पर मैंने क्या बोला, मेरे स्टेटमेंट पे गौर करें, यहां से यहां तक ये कर्व कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा था और यहां पर इसने थोड़ा पिकअप लिया और दोबारा कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फंक्शन हमेशा 1 1 होगा। ठीक, अब ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू है कि नहीं है चेक करिएगा, सुनिएगा। जब आप x की डिफरेंट वैल्यू -7 से 5 तक लगा रहे हैं 1 के अलावा एक्सेप्ट 1, तो आपको आउटकम क्या क्या मिल रहा है ये इस पे बात करते हैं। आपको क्या क्या मिल रहा है? -7 लगाने पर बच्चों आपको -8 मिल रहा है, देखिए ये पॉइंट। फिर आपने और पीछे गए तो आपको -7 भी मिल रहा है, -6 भी मिल रहा है, -5 -4 -2 तक सब कुछ, -2 तक सब कुछ मिल रहा है। अब क्योंकि इसके बीच में इतना बड़ा एक कुआं बना हुआ है, अगर मेरे बच्चों को ये कहे y, ये वाला y मुझसे पूछे कि सर मैं किससे कनेक्ट होके दिखाऊं, तो मैं इसको क्या जवाब दूं? यानी y की ऐसी भी वैल्यू है जो x की किसी वैल्यू से कनेक्ट नहीं है। यहां पर फिर से मेरी बात को समझें, y का वैल्यू -8 आ सकता है, -7 आ सकता है, -5 आ सकता है, इस जंक्शन तक -2 तक कुछ भी आ, लेकिन ऐसा कोई x नहीं है जिसका y आपका 0 है ना, क्योंकि ग्राफ ये बीच में कटा हुआ है। इसका अगर हम ग्राफ से पूछें कि तुम y की कौन कौन सी वैल्यू को अलाउ कर रहे हो, तो वो कहेगा कि मैं -8 से -2 तक सबको मौका दूंगा और 2 से लेकर 6 तक सबको मौका दूंगा। ये रेंज मेरा है, ये रेंज मेरा, लेकिन इसके बीच के जो मेरे नंबर हैं वो किसी का। इसका मतलब ये हुआ कि कोडोमेन में आपके -8 से 6 तक सब बैठे हैं। अब -8 से -2 तक के एलिमेंट तो खुशी से पागल हो गए, वो कह रहे हम सबको मौका मिला, है ना। यहाँ पर देखिए -8 से -2 तक सबको मौका मिला जोड़ने का, उसके बाद 6 से लेकर 2 तक भी सबको मौका मिला जोड़ने का। लेकिन भैया -2 से 2 के बीच में भी तो इतने सारे एलिमेंट थे y के जो कोडोमेन में बैठे हैं। जब वो पूछेंगे कि हमारा एक्स हमको बता दो हम किससे जुड़े, हमारे पास नहीं है कोई ऐसा एलिमेंट डोमेन में जो इनको कनेक्टिविटी दे। इसीलिए जब हम इस फंक्शन की बात करेंगे तो इसको नॉट ऑन टू बोलेंगे। तो केवल ग्राफ देख करके एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जज कर सकता है कि भैया फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है या नहीं, ठीक है ना। और बोर्ड एग्जाम के लिए तरीका बता ही दिया, उसमें फंक्शन को पलटा के y की एक भी ऐसी वैल्यू अगर आप दिखा दो जो x को नहीं जस्टिफाई कर पा रही, तो फंक्शन ऑन टू से हट जाएगा। अगर y के किसी भी वैल्यू के लिए x डिफाइन हो रहा है तो वो ऑन टू का है। ऐसी 1 1 के लिए तरीका क्या बताया कि fx1 को fx2 से कंपेयर करके x1 को x2 के बराबर साफ, ठीक है ना। तो ये है हमारा कौन सा क्वेश्चन, 21st का थर्ड पार्ट। चलिए यहां तक हमने कर दिया। अब अगली क्लास हम कल स्टार्ट करेंगे, कल 7:30 ही टाइम रहेगा क्लास का, और जहां पर आज क्लास रोकी है उसी क्वेश्चन से अगली क्लास में करेंगे। अभी एग्जाम्पलर की सीट बाकी है क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत लंबी। तो चलिए तब तक आप इतना रिकॉलिंग करिए, धीरे धीरे सिलेबस बढ़ता जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि मेंस के एग्जाम तक, सेकंड राउंड तक तो हम पूरा कंप्लीट सिलेबस ही आप तक पहुंचा, ठीक है ना। चलिए बाय।